पीठासीन अधिकारी की संपूर्ण डायरी को समझें। बड़े ही आसान तरीके से मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। तो साथियों, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, हमारी जो मतदाता सूची है हमारे गांव की, जो हमारा मतदान केंद्र है मेरा अपना, मैं उसी को आधार बना करके ये पीठासीन की डायरी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यदि आप में से कोई साथी यहाँ नियुक्त होंगे पीठासीन के रूप में तो आपके लिए तो बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये मतदाता सूची हमारे गांव की, इसका ये फ्रंट पेज है जिसमें यहाँ मतदान स्थल की संख्या एवं नाम है 31 सुराईडांग सतपाली। ठीक है, मतदान केंद्र का नाम है और यहाँ पे 3 एरो देख रहे होंगे आप। कुल मतदाताओं की संख्या पुरुष 342, महिलाएं 357, टोटल हो रहे 699। और ये उसी मतदाता सूची का अंतिम पेज का, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं, कुल मतदाताओं की संख्या आपने देख दी है। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसमें सबसे पहला जो बिंदु है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, एकदम साफ साफ अक्षरों में, और नाम पूरा पूरा आएगा। तो 39 चौपटा खाल ये हमारी विधानसभा क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें मतदान की तारीख, दूसरा पॉइंट है, यह है 14 फरवरी 2022। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो केंद्र की जो संख्या यानी कि भाग संख्या बोलते हैं जिसे, वो है 31 और पूरा नाम है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुराईडांग। इसी में फिर आगे लिखा हुआ है कि मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, अर्थात सरकारी भवन में या अर्ध सरकारी भवन में या फिर निजी भवन में या अस्थायी संरचना में। तो हमने अर्ध शासकीय भवन पे टिक कर दिया है। आपका बूथ जिस भी कंडीशन के विद्यालय में होगा, स्थिति में होगा, आप उसे टिक कर देंगे। चौथा बिंदु है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई है तो इसे हम 0 कर देंगे, क्योंकि स्थानीय रूप से क्या होता है, कहीं कहीं पे पीठासीन कोई अधिकार होते हैं कि यदि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो किसी शासकीय कर्मचारी को स्थानीय रूप से एक अतिरिक्त मतदान कर्मी के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो हमारे केस में 0, हमने इसको 0 कर दिया। फिर 5वें नंबर का पॉइंट है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण को लिखिए। तो सम्यक रूप से नियुक्त अर्थात जो हम लोग जो मतदान अधिकारी, पीठासीन के साथ जो मतदान अधिकारी है वो सम्यक रूप से नियुक्त होते हैं। यदि उनकी किसी स्थिति के कारण वहाँ पे तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनके जगह में जब हम पीठासीन अधिकारी का काम होता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट से बोल के जो रिजर्व में लगे हुए मतदान अधिकारी होते हैं, यदि कोई आता है तो यहाँ पर उनका विवरण लिखना है। तो हमारे केस में हम इसको 0 मान के चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। छठा बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन की यहाँ पे डिटेल देनी है। पहला है कि उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो हमने लिख दिया 1, यानी कि CU जो कंट्रोल यूनिट है उसकी संख्या 1 है। उस उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उसी CU पे कंट्रोल यूनिट पे एक क्रम संख्या लिखी हुई थी, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया CU 1 2 3 4 5 6 7, ये काल्पनिक है सब। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या यानी कि बैलेट यूनिट BU 1 है। कहीं कहीं पर मैं बता दूंगा जहां पर 16 से अधिक अभ्यर्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, तो वहाँ पे 2 BU की आवश्यकता पड़ेगी बैलेट यूनिट की। कहीं पे उससे ज़्यादा होंगे, 32 से ज़्यादा, तो 3 की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, क्योंकि हमारे यहाँ 16 कैंडिडेट से कम होंगे तो 1। तो यहाँ पे उसकी सामने क्रम संख्या लिख दी BU 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने काल्पनिक संख्या लिख दी। फिर है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। पेपर सील अर्थात ग्रीन पेपर सील, जो आजकल नए नाम से है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, तो हमने उपयोग में यूज कर दिया उसको 1। और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या हमने काल्पनिक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर है प्रदाय किए गए विशेष टैग। अब विशेष टैग माने स्पेशल टैग, जो क्लोज बटन के बाहर से यानी क्लोज बटन को कवर करते हुए लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेशल टैग। तो स्पेशल टैगों की संख्या है 3। प्रदाय मतलब जो हमको मिले हैं, ठीक है, तो वो स्पेशल टैग की संख्या होगी 3। और फिर करें प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रमांक, तो जो 3 मिले तो हमको ही मिले 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 9 तक,
यहाँ यानी कि 67 से 69 के बीच में, ठीक। फिर कह रहा उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1 उपयोग किया हमने, तो उसकी हमने यहाँ पे क्रमांक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 और 6 8 और से लेकर 6 9 तक 2 हमारे पास शेष बच गए। तो अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या जो हमने बोल दिया 6 8 से लेकर 6 9 तक। अब इसके बाद है कि प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। देखिए स्ट्रिप सील मतलब जो होती है ABCD सील, अब इस बार वो है नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे काल्पनिक संख्या इसमें भर दी है, ठीक है। तो हो सकता है जो हमें पीटरसन की डायरी मिलेगी तो उसमें ये कॉलम ना हो, तो ये मेरे पास पिछली डायरी का प्रारूप है तो मैंने इसमें भर दिया। आप इसे देख सकते हैं कि 3 हमको मिली, उनका क्रमांक ही हो गया यहाँ 67 से लेकर 69 तक। एक हमने यूज की, उसका क्रमांक 67 था, और 68 और 69 वाली हमारी जो है वापस हुई या अप्रयुक्त हुई। तो एक काल्पनिक संख्या मैंने यहाँ पे भर दी है। इस बार वैसे ये कॉलम भरने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो स्ट्रिप सील होगी नहीं तो उसकी डिटेल हमें भरने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू होगा ये। तो अब सभी जगह इसने लागू होना है, वीवीपैट ने सब जगह होना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें पहला है कि प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या। प्रिंटर से आप कन्फ्यूजन में ना पड़िए, प्रिंटर का मतलब वही है वीवीपैट, क्योंकि वो उसमें पर्चियाँ प्रिंट करता है। और प्रिंटर का क्रमांक, तो वीवीपैट का मैंने यहाँ पे काल्पनिक क्रमांक लिख दिया VVP 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8वां है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। अभ्यर्थी कौन है? जो चुनाव लड़ रहे हैं वो होते अभ्यर्थी, यानी कि प्रत्याशी, कैंडिडेट। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने उस मतदान केंद्र में अपने मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट नियुक्त किए हैं। तो अगर वहाँ पर 6 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 6 कैंडिडेट हैं वहाँ, तो उनमें से 3 कैंडिडेट ने, 3 अभ्यर्थियों ने जो है अपने एजेंट नियुक्त किए हैं। तो हमने यहाँ पे उनकी संख्या लिख दी 3 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने यहाँ पे एजेंट नियुक्त किए हैं। फिर क्रमांक 9 है, बिंदु संख्या 9, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। जब मतदान प्रारंभ हो रहा तो उस समय क्या होता है, कुछ एक जो अभिकर्ता एजेंट होते हैं वो लेट पहुंचते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। हम ये मान के चल रहे कि 2 अभिकर्ता वहाँ पे मतदान से पहले वहाँ पे उपस्थित हो गए थे। फिर करें अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो स्वाभाविक बात है 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर अगला है कि मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो इसमें हम पूरे के पूरे 3 की संख्या लिख देंगे, क्योंकि समाप्ति पर सभी रहेंगे और सभी के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब सभी के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए सभी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 3। उसके बाद 10वां बिंदु है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमने कुल संख्या लिख दी 699। जो मैंने आरंभ में आपको दिखाया था मतदाता रजिस्टर, उसमें कितनी संख्या थी? ये 699 थी। तो वही 699 संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है। इसको मैं अभी फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मतदाता निर्वाचन सूची है, निर्वाचक नामावली है, उसकी कॉपी में यहाँ पे आप ग्रीन टिक पर देख सकते हैं 699 संख्या है। तो 699 वो मतदाता है जिनकी मतदाता सूची में संख्या लिखी है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें क्या लिखा? 701। 699 प्लस EDC के 2 मान के चला हूँ मैं, बराबर 701 संख्या मैंने दर्ज कर दी है। EDC अर्थात ये सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं बन रही वीडियो। यदि आप लोकसभा का चुनाव दे रहे होते तो लोकसभा में आप सेम लोकसभा में आपकी ड्यूटी लगी होती, भले किसी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन लोकसभा क्षेत्र एक ही है, तब आप EDC यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप वोट दे सकते थे। तो आपकी टीम में अगर आप 5 या 4 मतदान कर्मी हो तो उनमें से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने EDC के थ्रू वहीं पर EVM मशीन में वोट देना है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलें कि 2 EDC वाले हैं, तो 699 प्लस 2 हो गए 701। तो कुल हमारे पास मतदाता हो गया अब 701। अगला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। तो यहाँ पर इनमें निर्वाचकों की संख्या हमने लिख दिया है 435। कुल 435 लोग हैं जिन्होंने वोट देने के लिए प्रथम मतदान अधिकारी से आगे जो उनकी पहचान करके उनको आगे भेजा गया। फिर अगला है मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या। तो उसमें कुल संख्या है 433। दो मतदाताओं की संख्या यहाँ पे कम हो गई। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या भी 433 होगी। यहाँ पर 2 कम क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या, तो वो लिख देते हमने 2 ऐसे मतदाता थे जिन्हें प्रथम मतदान अधिकारी ने द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज तो दिया, लेकिन उन्होंने उसके बाद वोट देने से मना कर दिया। तो 2 संख्या यहाँ पे घट जाएगी। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो अंतर आया था वो हो गया 433।
और इस प्रकार से लास्ट में प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, 7 अधिकारी यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे दूसरी तरफ। उसके बाद 11वां नंबर बिंदु है कि निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो कितने निर्वाचकों ने, वोटर ने मत दिए, यहाँ पे पुरुष महिला थर्ड जेंडर के हिसाब से, तो पुरुष थे 233 जिन्होंने वोट दिए और महिलाएं कितनी थी 200, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो गई 433। क्योंकि थर्ड जेंडर कोई है नहीं तो इसलिए यहाँ पे इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 433। देखिए यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो 433 ने तो वोट के थ्रू, मशीन के थ्रू यहाँ पे वोट दे दिए। अब जो 12वां कॉलम है, 12वां बिंदु है अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज मत। चैलेंज मत में आप कन्फ्यूजन में मत पड़ना। चैलेंज मत वाले जो वोटर होते हैं वो भी मशीन से ही वोट देते हैं, तो यानी कि 433 के अंदर वो सम्मिलित हैं, लेकिन यहाँ पे उनको अलग से सेपरेट से हम उनकी संख्या बता रहे कि कितने थे, उन 433 में कितने चैलेंज वोटर थे, तो यहाँ पे उनकी संख्या आएगी। इसलिए ये दिया गया कॉलम कि अभ्याक्षेपित चैलेंज मत, यानी कि कुल 5 लोग थे जिनके प्रति जो है अलग अलग एजेंट ने चुनौती दी, चैलेंज किया कि ये गलत वोटर है, लेकिन उनमें से स्वीकृत कितनों के चैलेंज स्वीकृत हुए, 2 के, यानी कि 2 वोटर को वहाँ से हटा दिया गया, उनको वोट नहीं देने दिए, और उन 5 में से 3 को अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत अर्थात जो इन्होंने चुनौती दी थी एजेंट ने, वो उनकी चुनौती गलत साबित हुई। गलत साबित होने पर उनसे 2-2 रुपये प्रति वोटर के हिसाब से उनसे लिया गया। किन से लिया गया 2-2 रुपये? एजेंट से। तो 3 वोटर क्योंकि सही पाए गए तो इसलिए यहाँ पे चुनौती अस्वीकृत हुई, किसकी? एजेंट की। तो जब 3 चुनौती अस्वीकृत हुई तो इसका मतलब 3 वोटर सही थे, तो उन 3 वोटर ने वोट दिया मशीन के थ्रू। तो उन जो 3 चैलेंज इनके गलत साबित हुए उनके जगह में इनसे जब्त किए गए रुपए 6 रुपये, 2 रुपये प्रति वोटर के हिसाब से एजेंट ने देना था, तो 3 चुनौतियाँ गलत हुई, इसलिए 6 रुपये इनके यहाँ पर जा करके जमा हो गए। तो ये 6 रुपये भी जो एक अलग से लिफाफे में जमा करके पैक करके जमा करने हैं। और जो ये इनकी संख्या है कि कितने अभ्याक्षेपित मत कितने पड़े, तो उसके लिए भी एक लिफाफा बनेगा। तो इन पे 2 लिफाफे बनेंगे। इस पे मैंने कल सांविधिक और आज सांविधिक टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिन्होंने नहीं दिखा वो जा करके देख लें। अब बात आती है बिंदु संख्या 13 की, कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी प्रस्तुत। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट थे हमारे जिन्होंने ईडीसी के थ्रू वहाँ पे वोटिंग की। फिर 13 का बिंदु है कि मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। अब प्रवासी निर्वाचक किसे कहते हैं? एनआरआई की इसमें कौन है कि जिनका इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में नाम है, वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है, वो बाहर तो रहते हैं, बाहर जॉब इत्यादि करते हैं, लेकिन उनकी पूरी डिटेल यहाँ मतदाता रजिस्टर में मिलेगी। उन्होंने बाहर की नागरिकता नहीं ले रखी है, इसलिए वो लोग यहाँ वोट देने के अधिकारी हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो वो हैं 3। फिर 14 नंबर बिंदु है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, यानी कि अंधे अशक्त ऐसे कोई व्यक्ति आए तो ये थे 3। फिर है प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। तो इस केंद्र में कुल 3 व्यक्ति ऐसे थे जो यानी कि वर्गीकृत सेवा मतदाता के प्रतिनिधि के रूप में आए, प्रॉक्सी के रूप में। तो वो 3 व्यक्ति थे जो 3 प्रॉक्सी वोट यहाँ पे पड़े। तो सिर्फ इनका रिकॉर्ड हमने रखना है। ये इन सब ने वोट तो दिए हैं, किससे? ईवीएम के थ्रू दे चुके हैं वोट, उन 433 में ये लोग, लेकिन इनका अलग रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पे हम इसे भरेंगे। अब है जिन्होंने ईवीएम के द्वारा वोट नहीं दिए, वो है निविदत मतों की संख्या, यानी कि 3 टेंडर वोट। अब टेंडर वोट पे भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला है। टेंडर वोट किसे कहते हैं? जब कोई वास्तविक मतदाता आता है, उसके जगह में किसी ने ईवीएम मशीन से पहले ही वोट डाल दिया, तो चूंकि उसके नाम से तो वोट पड़ा हुआ है, तो अब उसके लिए एक टेंडर वोट जारी होगा। यानी कि जो बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर की संरचना कैसी होती है? जो बैलेट यूनिट के ऊपर से जो वहाँ पे बटन होते हैं, वहाँ पे एक जो प्रपत्र होगा वोटिंग का, कैंडिडेट के नाम वगैरह, वैसे ही एक बैलेट पेपर होता है। तो बैलेट पेपर उनके लिए जारी होता है, किसके लिए? टेंडर वोट वालों के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कितने व्यक्ति थे? हम ये मान के चल रहे कि निवेदित मतों की संख्या 3, यानी कि 3 ऐसे वास्तविक व्यक्ति थे जिनके नाम पर पहले ही वोट पड़ गए। जब वो बाद में आए तीनों, तो बाद में पता चला कि इनके नाम पे तो पहले ही वोट पड़ चुके थे, तब उनके लिए बैलेट पेपर इशू किया गया और उस बैलेट पेपर पे उन्होंने एरो क्रॉस मार्क वाली रबर स्टाम्प से बैलेट पेपर पर वोट देना है, फिर उसको फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी को जमा करके चले जाना है। तो ये 3 वोट कौन से? 433 के इतर हैं ये 3 वोट, यानी कि 433 वोट तो पड़े ईवीएम मशीन के अंदर, और जो ये 3 वोट हैं ये उन
33 वोटों से अलग है। ये ध्यान रखना आपने, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति में मत पड़ना। उसके बाद यहाँ पे 17वें नंबर का बिंदु है कि निर्वाचकों की संख्या। किन निर्वाचकों की संख्या? हमने यहाँ पे 5 लिखा है। 5 क्यों लिखा है? आप यहाँ पे एक साथ 5 भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे अलग अलग करके लिख लो कि जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणा प्राप्त हुई। तो ऐसे 3 निर्वाचक थे जिन्होंने आयु के विषय में घोषणा दी, और जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया ऐसे 2 मतदाता थे, तो उनको वोट नहीं देने दिया 2 को। तो ये 2 और 3 कुल मिला के 5 थे। ऐसे 5 है, लेकिन 5 में से 3 ने घोषणा दी, 2 ने घोषणा देने से इनकार कर दिया। फिर अगला 18वां क्रम है कि क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो हमारे केंद्र में नहीं लिख दिया हमने। यदि किसी केंद्र में मतदान कुछ देरी के लिए स्थगित होता है तो वो उसका कारण सहित यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 19वां क्रमांक, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो 7 बजे से लेकर के 9 बजे पूर्वाह्न तक कुल वोट पड़े 110। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद 9 से 11 बजे के बीच में कुल वोट पड़े 90। फिर 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कुल वोट पड़े 50। फिर है इसके बाद है 1 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में कुल वोट पड़े 80। फिर अब है 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कुल वोट पड़े 90। यहाँ पर उनका मैं टोटल करते जा रहा हूँ आगे कि 110 से 90 जोड़े तो 200 गए, 200 में 50 जोड़े 250, 250 में 80 जोड़े तो 330, और 330 में 90 जोड़े तो 420 अब तक पड़ चुके थे। लेकिन आपने साइड वाली संख्या नहीं लिखनी, केवल 2-2 घंटे वाली 110, 90, 50, 80, 90 और कह रहे 5 बजे से मतदान समाप्ति तक कितने 13 वोट और पड़े। तो कुल टोटल इनका हो गया 413। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से क्रॉस किया हुआ है, अर्थात हमने ये वाली संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ यही संख्या लिखनी है जिसको मैंने ग्रीन कलर से टिक किया है। तो समझ गए होंगे आप, आपने टोटल इनका जोड़ते हुए टोटल नहीं करना, बल्कि सेपरेट 2-2 घंटे का टोटल करते जाना है। अब 20वां क्रमांक है कि मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। देखिए 5 बजे के दौरान 13 मतदाता ऐसे थे जो लाइन पे खड़े थे, तो हमने उनकी संख्या यहाँ पे लिख दिए 13। फिर खा पे है कि ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, यानी कि जब 13वें नंबर वाले मतदाता ने मतदान कर दिया तो उन पे 5 बजे के बाद 25 मिनट का टाइम लगा, तो यहाँ पर टाइम लिख दिया हमने 5:25। यदि यह मतदान 6 बजे तक चलता है तो अंतिम मतदाता जो है 6 बजे के बाद से लाइन पे लगा होगा तो उसको पर्ची मिलेगी। 5 बजे तक का टाइम होगा तो 5:25 हमने यहाँ पे लिख दिया 5 बजे के बाद से। उसके बाद नीचे की डिटेल आप पढ़ते जाएंगे, सब जगह शून्य शून्य, जहाँ जहाँ संख्या पूछेगी वहाँ हमने शून्य कर दिया, जहाँ संख्या नहीं पूछेगी वहाँ पे हमने नील कर देना है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, अगर कहीं कुछ घपले होते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है तो उससे संबंधित डिटेल देनी है, तो हमारे केंद्र में सारी डिटेल 0-0 हम मान के चल रहे हैं तो हम 0 लिख देंगे। 21वें नंबर पे वही चीज़ है कि निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण की निम्नलिखित मामलों की संख्या। तो जहाँ पे संख्या पूछी जाएगी वहाँ पे 0 लिखना है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे कुछ लिखने के लिए विवरण होगा तो वहाँ पे हम नील कर देंगे अगर नहीं है कुछ तो। जैसे मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार हुआ तो हमने लिख दिया 0। तो ऐसी ऐसी डिटेल आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, या आपके पास जब डायरी मिलेगी तो आप उस डायरी से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सब जगह हमने 0-0 या नील लिखना है। अब ये जो 22वां, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? तो उपद्रव हुआ या खुली हिंसा हुई या प्राकृतिक विपदा, तो हमने सब जगह यहाँ पे एक साथ में नील कर दिया, अर्थात हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि अब तो साथ में पुलिस वाले भी होते हैं, सारे लोग जागरूक भी हो गए, सब कुछ पारदर्शी रूप से काम होता है, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ में लिख दिया नील। तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, सब जगह जहाँ नील करना वहाँ नील कर देना, जहाँ संख्या बतानी होगी, कोई अगर घपला इत्यादि ना हुआ होगा तो वहाँ संख्या की जगह में हमने 0 कर देना है। अदरवाइज अगर कहीं पे कोई बात हुई तो वहाँ पे हमने संख्या लिख देनी 1, 2, 3, 4। तो में क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से असंवैधानिक रूप से छीनकर या किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तो हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया है, तो आप यहाँ से नहीं लिख देंगे, यहाँ पे नील कर देंगे। 25वें पे विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो यहाँ पे चूंकि संख्या पूछी इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है, ठीक है। फिर मतदान केंद्रों पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो हमने यहाँ पे उसको नील कर देना है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, तो जहाँ पे संख्या पूछी जाएगी वहाँ पे 0 कर देना है, बाकी जगह हमने नील कर देना है। अब अगला क्रमांक है 27वां, क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के
क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणा की गई है। कर क्या आपके यहाँ किसी दूसरी मशीन की आवश्यकता पड़ी ईवीएम की, अगर उपयोग में किया तो उसकी घोषणा की आपने, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ हमारे द्वारा घोषणा की गई या हमारे द्वारा ये प्रयोग में लाई गई। अदरवाइज आप यहाँ पे लिख देंगे कि प्रयोग में नहीं लाया गया, ठीक है, या यहाँ पे भी आप लिख देंगे नील। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्थान। स्थान में आप उस मतदान केंद्र का स्थान लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूंगा 31 जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुराईडांग, और तिथि आ जाएगी यहाँ पे 14 फरवरी 2022, और यहाँ पे पीठासीन के हस्ताक्षर, जैसे कि आपने लाइव देख ले हस्ताक्षर करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये नीचे कि यह डायरी मतदान मशीन विजिट शीट प्रेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सील पेपरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो 16 बिंदु वाली रिपोर्ट है वो भी मैं तैयार करके अगले वीडियो में तैयार करूँगा। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे साथ ऐसे ही बनी रहिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जो भी आपको अगला वीडियो देखना हो जिस टॉपिक पे, उसके लिए कमेंट में लिखिए, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।